शिक्षा मंत्री को मंच पर विराजित करें। मैं आग्रह करता हूं श्री दीपक कुमार सिंह, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार, कृपया मंच पर आसीन हों। मैं आग्रह करता हूं श्री प्रवीण कुमार गुप्ता, ज्वाइंट सेक्रेटरी गवर्नर सेक्रेटरिएट सर, प्लीज कम ऑन स्टेज। पूरा प्रेस वाला आ जाए तो बदलाव में झूठो कुछ हमरा कर दे सर के कहूँ कि सर संजय आप वेरी गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, कृपया शांति बनाए रखें। माननीय मुख्य अतिथि का शुभागमन हो चुका है। कृपया आप सब यथास्थान हो ताकि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। अभी सब नहीं करना है। कागज लाया है? हाँ जी, कागज लोग जमा कर दिए सर। हमने रिपोर्ट कह दिया कुछ लाने के लिए उसको बरसर से पूछो। छोड़ जाएगा सर, थोड़ा भाव एक बेर भाव गए तो बार बार एक चीज के इस दुख पत्र का प्रारंभ अध्यक्ष महोदय की अनुमति से करना चाहता हूं और इस क्रम में मैं अपने माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह को आमंत्रित करता हूं कि वो यहाँ आवे और मुख्य अतिथि अन्य अतिथियों का स्वागत संभाषण प्रस्तुत करें और अपने उद्बोधन को शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा आयोजित आज इस कार्यशाला में मंच पर उपस्थित, जिनकी प्रेरणा से, जिनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, आप सब आमंत्रित हैं। आपसे सीधे संवाद स्थापित किया जा रहा है। ऐसे माननीय शिक्षा मंत्री आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आदरणीय दीपक कुमार सिंह जी, राजभवन से आए हुए संयुक्त सचिव माननीय गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित कुल सचिव लखनऊ विश्वविद्यालय, सामने उपस्थित माननीय विधायक अजय चौधरी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य, आचार्य, उनके नए कोऑर्डिनेटर और उनके वर्षद आज यहाँ पर इस कार्यशाला में उपस्थित हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज के इस प्रोग्राम में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता विषय पर चर्चा होनी है, नैक की आवश्यकता पर चर्चा होनी है। इस पर एक कार्यशाला आपके सामने आयोजित की जा रही है। हम सभी जानते हैं और एक मानव स्वभाव होता है कि अगर व्यक्तिगत रूप से कहा जाए तो सभी प्रिंसिपल अपने संस्थान को श्रेष्ठ बताएंगे, सभी कुलपति अपने संस्थान को बहुत श्रेष्ठ बताएंगे, विषय का प्राध्यापक अपने आप की योग्यता को सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थापित करेगा। लेकिन ये मानक हमारे द्वारा तय किए हुए मानक है, इसको हमने स्वयं तय कर लिया और स्वयं ही महान होते हैं। इस तरह की गुणवत्ता की जांच के लिए जो नैक की कसौटी है, ये कसौटी सबसे पहले इंग्लैंड ने शुरू की थी अपनी शिक्षा को जानने की, परखने। ये स्टैंडर्ड मानदंड बनाया जिस पर सारे महाविद्यालय, सारे विश्वविद्यालय उस फॉर्मेट में अपना मूल्यांकन कराएंगे और गुणवत्ता प्रमाणित करेंगे, सिद्ध करेंगे अपनी कि वो कहाँ पर खड़े हैं, उनकी रैंकिंग क्या है, किस स्थान पर। जाहिर सी बात है, नए पिछले 80 के दशक से चल रहा है
करवा लिए। 30-40 वर्षों से नैक को चलते अपनी यात्रा करते हो गया है, लेकिन आज भी नैक के नाम से हम भयभीत होते हैं। हम उसको बहुत सिंपल वे में नहीं लेते हैं कि नैक तो एक सामान्य प्रक्रिया है, रोज की प्रक्रिया है, इसमें कोई ऐसी अड़चन नहीं है जो अड़चन हम मानते हो, जिसे बाधा मानते हो या कोई चुनौती हो। ये नैक के कुछ मानदंड हैं, उन मानदंडों पर 7 पैरामीटर्स हैं उसके, उन मानदंडों पर मूल्यांकन किया जाता है। हम डाटा प्रस्तुत करते हैं जिसका मूल्यांकन टीम करती है, उसके बाद हमको एक ग्रेड अवार्ड। ये प्रक्रिया अब बदल गई है, जैसी प्रक्रिया पहले थी वैसी प्रक्रिया नहीं है। यानी आपको डाटाबेस सबमिट करना होगा जो 70% के वैल्यू को ऐड करेगा, बाकी 30% जो इंटरफेस मीटिंग है, विजिट है, उसके द्वारा करना। जब आप डाटा तय करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में स्पष्ट आपको लगता है। वो डाटा आपकी गुणवत्ता को तय करता है। जाहिर सी बात है कि शिक्षा की क्या क्वालिटी होगी, अगर इस पर चर्चा की जाए तो सबसे पहली चीज ये है कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो कितने नेशनल इंस्टीट्यूट से हमारी है और कितने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से हमारी। इसके साथ अगर हम और आगे जाकर के इसको चेक करना चाहते हैं तो सवाल इसके साथ ये होता है कि हमारा इंडिविजुअल पब्लिकेशन इंस्टीट्यूशन का पब्लिकेशन क्या है। नंबर 2 पर कोई बात आती है तो यार नंबर 3 पर जो पब्लिकेशन हमने किया है उसको किसी रिसर्चर ने साइट किया है, साइटेशन में लिया या नहीं लिया, ये नहीं पूछता है। और अगर साइटेशन में ले लिया है तो अगली बात आती है कि इसका आपने पेटेंट कराया है नहीं कराया है, प्रॉपर्टी राइट में आपने इसको लिया है कि नहीं लिया है, उस पर चर्चा हो। और पेटेंट के बाद, प्रॉपर्टी राइट के बाद एक नई बात अब जुड़ गई है कि जो आपकी आर्टिकल पब्लिश हुई है उसका इम्पैक्ट फैक्टर कितना है उस जर्नल का, जिस जर्नल में आपकी आर्टिकल पब्लिश हुई। यानी आपके पब्लिकेशन को क्वांटिटेटिवली मेजर किया जा रहा है और उसके कुछ पैरामीटर दिए गए। सिंपल सिलेबस चेंज को जो पहला आइटम कैरिकुलम है हम लेते हैं तो पहले आइटम के कैरिकुलम पर अब कई सवाल बनते हैं। नंबर 1, जिसे आपने हटाया है क्यों हटाया। नंबर 2, जिसे आपने अपने साथ जोड़ा है क्यों जोड़ा, क्या बेनिफिट उसका है। जिसे आप जोड़ने जा रहे हैं उसका इम्पैक्ट फैक्टर सोसाइटी से क्या रिलेशन होगा, स्किल से कितना डेवलप होगा, कौशल से कितना उसका विकास होगा, कितनी पोटेंशियल उसकी बढ़ेगी, तमाम सारी बातें उसके साथ। मैं बहुत लंबी अपनी बात नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं इस नैक के ऑल इंडिया कमेटी इसकी गवर्निंग बॉडी है उसमें 2 साल काम कर चुका हूँ। उसके साथ और पता नहीं कितनी संस्थाओं को देखा सुना समझा है, बल्कि जिन संस्थाओं ने रहा उनको नैक कराया भी। ये नैक 5 वर्ष, पिछले 5 वर्ष की कर्मों का होता है, घटनाओं का होता है, कार्यों का होता है। और 5 वर्ष में अगर कोई ऐसा वाइस चांसलर था जिसने 3 साल काम किया, नैक नहीं करा पाया, तो जो दूसरा आएगा वो कराएगा, उसका फायदा उसको मिलेगा। वैसा वर्षा प्रिंसिपल और वाइस चांसलर में किसी ने कुछ नहीं किया है तो जो नया आया है जो कराएगा उसको उतने में करना पड़ेगा जो उसने किया है। तो ये बहुत सारे फैक्टर इसमें हैं। इन सारी बातों को आपके सामने आज की इस कार्यशाला में, जो कार्यशाला माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में आज यहाँ पर हो रही है, माननीय अपर मुख्य सचिव साहब भी उपस्थित हैं, राजभवन के पदाधिकारी गुप्ता साहब भी उपस्थित हैं। तो जाहिर सी बात सबके सामने ये चर्चा आपको होने जा रही है। मैं समझता हूँ सरकार की इस कार्यशाला से हमारे सभी प्रिंसिपल, सभी साथी, सभी IPC के मेंबर सब आज लाभान्वित होंगे। आपको बहुत सारा लाभ और मार्गदर्शन आज मिलने जा रहा है। बहुत बहुत अभिनंदन आपका आने के लिए, आभार आपके प्रति। धन्यवाद सर। इस कार्यशाला का एक महत्वपूर्ण मुद्दा नैक असेसमेंट और एक्रेडिटेशन। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ बिहार राज्य राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के केंद्रियों को कि वो यहाँ आकर और अपना नैक के संबंध में दृष्टिकोण रखें। प्रोफेसर NK अग्रवाल।
मंच पर मंचासीन सूबे के माननीय शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार सिंह जी, कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह, कुलपति प्रोफेसर गौरी सिन्हा, प्रवीण कुमार गुप्ता जी और कुल सचिव, सामने बैठे हुए विधायक और उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि, IPSC डायरेक्टर, प्रधानाचार्य, विभागाध्यक्ष और सम्मानित अतिथि, आप सबों का इस नैक की कार्यशाला में स्वागत है। नैक जिसकी आज हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, जो असेसमेंट भी करती है और एक्रेडिटेट भी करती है। इसकी स्थापना 1986 में नेप और प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, इन दोनों की राय से 1994 में नैक की स्थापना हुई थी। अभी माननीय कुलपति महोदय ने कहा कि ये गुणवत्ता के मापने का एक मापदंड है। यूजीसी एक्ट के सेक्शन 12CCC के अंतर्गत स्थापित ये ऑटोनोमस बॉडी है, जिसके हेड ऑफिस बेंगलोर में है। नैक के साथ साथ अभी यूजीसी ने एक और एक्ट स्कीम लाई है, प्रोविजनल एक्रेडिटेशन फॉर कॉलेजेस। ये प्रोविजनल एक्रेडिटेशन फॉर कॉलेजेस ये वैसे कॉलेज के लिए है जो नैक में जाने की स्थिति में नहीं है या नैक के लिए तैयार नहीं है, या जो 6 वर्ष की अपनी शैक्षणिक एकेडमिक ईयर पूरा नहीं किए हैं। नैक में वो संस्था जा सकते हैं जो अपनी एकेडमिक ईयर का 6 वर्ष पूरा कर लिए हैं, वो पहला साइकिल के लिए नैक करा सकते हैं, और पैक वैसे संस्थान करा सकते हैं जो 2 एकेडमिक ईयर सफलतापूर्वक पूरा कर लिए हों। पैक के बारे में डिटेल्स जानकारी हमारे साथ आए हुए गौरव जी बताएंगे। अब मैं अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। बिहार की उच्च शिक्षा अनुसंधान और मूल्यांकन। नेक्स्ट, लर्निंग एंड इनोवेशन गो हैंड इन हैंड। The arrogance of success is to think that what you did yesterday will be sufficient for tomorrow. सीखना और नवाचार दोनों साथ साथ चलता है। APJ अब्दुल कलाम आवाज ने कहा था, सोच और कार्य में उत्कृष्टता किसी भी मिशन की नींव है। उत्कृष्टता संजोग से नहीं होती है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां कोई व्यक्ति, संगठन या राष्ट्र खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। हमें बेहतर बनाने के लिए क्या करना होगा? टू द पॉइंट। हमें बेहतर बनाने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पर हम ये देखते हैं कि उत्कृष्टता, ये जैसे कि अभी कुलपति महोदय ने भी कहा, ये 5 वर्षों का मूल्यांकन है। ये 1 दिन, 2 दिन, महीने, 2 महीने, छमाही मूल्यांकन नहीं है। तो 5 वर्षों में हम लोगों ने जो काम किया है उसका रिफ्लेक्शन हमें यहाँ करना है। स्लाइड 6 में आ गई। ये जो हम लोग नैक कराते हैं, ये उत्कृष्टता के लिए जवाबदेही और प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है। ये हम लोग को जानकारी साझा करता है, नवाचारों की पहचान करता है। आगे हम बताएंगे नवाचार क्या क्या हो सकते हैं। संस्थान में अनुसंधान और विकास की संस्कृति हम लोग शामिल कर सकते हैं, और एक संस्था का दूसरे संस्था के साथ, एक संस्था का इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन हम कैसे कर सकते हैं। आगे देखें। भारत में मूल्यांकन की कई मापदंड हैं, जिसमें एक नैक है जो सामान्य यूनिवर्सिटी के लिए है, NBA है वो तकनीकी संस्थान के लिए है, एक्रेडिटेशन कमिटी है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए है, नैब नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड जो मेडिकल के लिए है, और
ICAR के लिए एक्रेडिटेशन बोर्ड है। मिथिला यूनिवर्सिटी ने NIRF में भाग लिया था। बिहार का सूबे का इकलौता विश्वविद्यालय है जिसने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में NIRF में भाग लिया, और CM कॉलेज दरभंगा, ये दोनों बिहार के ऐसे संस्थान हैं जिन्होंने NIRF में भाग लेने का प्रयास किया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दो महाविद्यालय, CM साइंस कॉलेज जिसके प्रधानाचार्य बैठे हुए हैं, मिल्लत रिसर्च ट्रेनिंग कॉलेज मधुबनी, ये दोनों NAAC से A ग्रेड प्राप्त हैं। मार्च 20 तक के अनुसार मिथिला विश्वविद्यालय का 20 महाविद्यालय NAAC से मूल्यांकित था। 12 नंबर NAAC करवाने के लिए हमें क्या क्या चीज की जरूरी या तैयारी कैसे करें। उस तैयारी में पहला है IIQA, इंस्टीट्यूशनल इंफॉर्मेशन फॉर क्वालिटी असेसमेंट। इसके नाम से ये स्वतः स्पष्ट है, इंस्टीट्यूशनल इंफॉर्मेशन, सामान्य इंस्टीट्यूशंस की जानकारी इसमें है जो क्वालिटी असेसमेंट के लिए चाहिए। पहले के अब के में अंतर ये हो गया है कि पहले जो हम लोग सबमिट करते थे उसमें डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करने की आवश्यकता नहीं होती थी, परंतु अभी जो नया फ्रेमवर्क आया है उस नया फ्रेमवर्क में आप जितनी भी बातें लिखते हैं, जितनी भी बातें कहते हैं, जितनी भी बातें दर्शाते हैं, टोटल का A to Z का पेपर चाहिए। जब पेपर नहीं देंगे तो वो सबमिट होगा ही नहीं, होगा तो वो वहां से कैंसिल होके आ जाएगा। SSR सबमिशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। SSR मूल्यांकन का एक ऐसा पैरामीटर है जो पूरा 70% का असेसमेंट वो उसी पर करता है, इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे भरने में बहुत ही सावधानी की जरूरत पड़ती है। आगे मैं बताऊंगा इसके जितने पैरामीटर्स हैं, 7 पैरामीटर्स हैं, उस 7 पैरामीटर्स के जो सब पैरामीटर्स हैं, उस सब पैरामीटर्स का एक एक पॉइंट का आपको पूरा डिटेल्स भरना होता है, और उस डिटेल्स के साथ सबों का सपोर्टिंग पेपर, पहले ये नहीं होता था 17 के पहले, 17 के बाद एक एक का सपोर्टिंग पेपर, यदि सपोर्टिंग पेपर नहीं देते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाता है, वहां से क्वेरी आ जाती है। बहुत से महाविद्यालयों से मेरे पास फोन आता है कि सर मैंने भरा, मेरा ले नहीं रहा है, मेरा रिजेक्ट कर दे रहा है बार बार भरने के बावजूद। तो तब तक आपका वो नहीं देगा जब तक आप उसका पूरा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उसमें प्रॉपरली नहीं लगाएंगे। प्री क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन के पहले का स्टेज, इसके बाद पीयर टीम विजिट, अगला टर्म पीयर टीम विजिट का है, और उसके बाद असेसमेंट आउटकम है। नेक्स्ट, ये प्रक्रिया दिखाई गई है ऑनलाइन। ऑनलाइन प्रक्रिया में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हम करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने में 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। जो महाविद्यालय AISHE में जो डाटा फिल करते हैं वो AISHE का डाटा एग्जैक्ट वही होना चाहिए जो आप यहाँ इसमें फिल करते हैं। अधिकतर AISHE का डाटा जो ऑपरेटर फिल करते हैं वो फिल करके वो समझ गए मेरा काम हो गया, वो काम हुआ नहीं, वहां से वो काम शुरू हुआ। महाविद्यालय का वो नाम आप डालें जो आपके एफिलिएशन लेटर में है। जो एफिलिएशन लेटर में है, जो शॉर्ट नाम नहीं डालेंगे। जो शॉर्ट नाम अगर आपका एफिलिएशन लेटर में है तो शॉर्ट डालें, फुल है तो फुल डालें, उसमें अपने मन से चेंज ना करें। अगर अपने मन से चेंज करेंगे तो वो बाद में आपको रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा, आप स्टूडेंट्स का डाटा, टीचर्स का डाटा, बिल्डिंग का डाटा, यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर का डाटा जो आप AISHE में फिल करते हैं, हूबहू उस ईयर का वही डाटा इसमें होना चाहिए। अभी तक AISHE का जो डाटा भरा जाता था, माननीय मंत्री महोदय ने अभी कहा कि AISHE के डाटा में 13.5-14% के आसपास घूमता था, इस बार 20% हुआ। इसके पीछे वजह यही रहती थी कि जो ऑपरेटर या महाविद्यालय डाटा भरते थे वो पिछला डाटा से अगला डाटा मिलता जुलता भर दिया करते थे, क्योंकि उनको ये नहीं होता था कि हमको फैक्चुअल डालना है। तो वो अगर वो डाटा सही नहीं भरेंगे तो उस समय तो AISHE का काम खत्म हो गया, लेकिन बाद में NAAC में आपको वो बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए खासकर AISHE का डाटा जो अभी 20-21 का भरा
21-22 का अभी नहीं भराया है। फिर आपका ये दूसरा प्रश्न हो सकता है कि जब 21-22 का AISHE का डाटा मैंने नहीं भरा तो NAC का हम कैसे भरेंगे। NAC में आप जो डाटा भरेंगे वो पूरा जांच पड़ताल करके रिकॉर्ड देख के उसका रिकॉर्ड बना के एक जगह रख लेंगे, और जो डाटा भरेंगे जब AISHE का पोर्टल खुलेगा तो एग्जैक्ट यही डाटा आप AISHE के पोर्टल में डालेंगे। नहीं, अगर इसमें आप कुछ और डाटा भरें, उसमें कुछ और डाटा भरें, जब वो ऑटोमेटिक मिलान होता है, कंप्यूटराइज मिलान होता है, कंप्यूटराइज वेरिफिकेशन होता है, उस वेरिफिकेशन में वो मिसमैच करेगा और आपका डाटा वो फेल हो जाएगा और आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए छोटी छोटी बातों पर हमें ध्यान रखना है। HEI रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का मैंने बता दिया। IIQA इंस्टीट्यूशनल इंफॉर्मेशन, ये जो हम लोग भरते हैं, जब ये भर देते हैं तो उसके 15 दिनों के अंदर में हम देखेंगे या तो वो एक्सेप्ट होगा, आप जो भी डाटा NAC में देते हैं वो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, या क्वेरी आएगी। आपको अगर क्वेरी आती है तो उस क्वेरी का आपको जवाब देना है, आपको देखना है कि किस टाइप की क्वेरी है, और यदि उसमें भी कहीं दिक्कत होती है तो आप हमारे DSHSC से मदद ले सकते हैं, या उनका हेल्पलाइन नंबर है, उन हेल्पलाइन नंबर से ले सकते हैं। लास्ट में मेरा नंबर इसमें डिस्प्ले होगा, आप उससे मदद ले सकते हैं। 2020 जब आप सबमिट करने के पहले सबसे पहला काम आपका होना चाहिए, गो थ्रू NAC मैनुअल एंड गाइडलाइंस। आप NAC मैनुअल और गाइडलाइंस को एक बार सबसे पहले ध्यान से पढ़ लें। जो NAC के कोऑर्डिनेटर हैं, खासकर ये सारी जवाबदेही कोऑर्डिनेटर की है। NAC कोऑर्डिनेटर की बहुत बड़ी भूमिका है। IQSC सेल पर ही सारा दारोमदार टिका हुआ है। IQSC सेल जो बड़ी है, उस बड़ी का क्या क्या फंक्शन है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले NAC मैनुअल और गाइडलाइंस भर लें। मैट्रिक्स QNM, ये मैट्रिक्स का समझना बहुत जरूरी है। अभी TPS कॉलेज पटना को जो रैंकिंग मिली है 2.14 मिली है, उसको 1000 से भाग नहीं दिया गया। इसलिए नहीं दिया गया कि अब नए पैरामीटर में NAC कहती है कि आपके महाविद्यालय का उस सारे जो पैरामीटर हैं उसमें जो सबसे खराब पैरामीटर होगा, आप जो समझते हैं कि मेरा ये पैरामीटर इसमें इंक्लूड न किया गया, तो आप एक पैरामीटर को उससे हटा सकते हैं। जब उसको हटा देंगे आपका कैलकुलेशन 1000 पे न होके उतना माइनस होके उतने पर होगा। मैं कल गया था TPS कॉलेज, उसका पूरा चार्ट मैंने देखा है। उसके चार्ट में यदि वो पुराने हिसाब से होता तो उसको 2.12 आता, नए हिसाब से हुआ जो एक उसका माइनस फैक्टर हटा दिया गया तो 2.14 हो गया। कोई एक आइटम सबसे पुअर है, आप ही कहेंगे कि मेरा इस आइटम को हटा दिया जाए, या आपने पीयर टीम को कहेंगे तो पीयर टीम जजमेंट करके आपको सजेस्ट कर देगी कि आप इस पॉइंट को आप माइनस कर सकते हैं। डाटा सबमिशन ऑफ बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ये दो तरह के डाटा हैं। इन दोनों तरह के डाटा का आप जितने भी रिकॉर्ड इससे संबंधित रखे हुए हैं, मसलन आप कोई सेमिनार करते हैं, सेमिनार करने के पहले सेमिनार के अप्रूवल की जो संचिका जहाँ से इनिशिएट होती है, डिपार्टमेंटल काउंसिल हो चाहे प्रधानाचार्य के द्वारा एक मीटिंग करके उसमें निर्णय लिया गया हो, प्रोसीडिंग की कॉपी आप रखें। उस प्रोसीडिंग की कॉपी के साथ सेमिनार कराने के एक कागजात, जियो टैग फोटोग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जियो टैग फोटोग्राफ जब आप रखते हैं तो गूगल से जब वो मैचिंग कराता है तो उसको वो सुविधा होती है। अभी एक विश्वविद्यालय ने जो डाटा भरा, आपको जान के ताज्जुब होगा कि उसने मान लीजिए उसने 50